कभी सोचा है कि हम सॉफ्टवेयर खरीदना बंद करके उसे सब्सक्राइब क्यों करने लगे? इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत पावरफुल बिजनेस मॉडल है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या सास। चलिए आज इसी मॉडल को जीरो से समझते हैं। देखिए, पूरी डिजिटल इकोनॉमी एक बहुत बड़े शिफ्ट से गुजरी है, एक बार की खरीद से हटकर लगातार चलने वाले सब्सक्रिप्शंस की ओर। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल बदलाव है, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलाव के पीछे का क्यों क्या है। तो इसे समझने के लिए हम एक लॉजिकल रास्ते पर चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि SaaS मॉडल असल में है क्या। फिर हम इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को देखेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसे चलाने वाली टेक्नोलॉजी कैसी होती है, और आखिर में मार्केट में इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से और समझते हैं इस मॉडल की नींव को। आखिर ये SaaS है क्या और कैसे ये एक बार की खरीद फरोख्त से हटकर एक लंबे रिश्ते की बात करता है। तो SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक क्लाउड बेस्ड मॉडल है। आप देखिए, पुराने ज़माने के सॉफ्टवेयर के उलट यहाँ आपको कुछ भी इंस्टॉल या मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मतलब एप्लीकेशन, आपका डेटा और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंपनी होस्ट और मैनेज करती है जो आपको ये सर्विस दे रही है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि SaaS क्या है, तो अगला सवाल आता है कैसे। मतलब ये मॉडल इकोनॉमिकली काम कैसे करता है, और यही वो फाइनेंशियल इंजन है जो हर SaaS बिजनेस की ग्रोथ को पावर देता है। किसी भी SaaS बिजनेस की हेल्थ को ना आप बस दो बहुत ही ज़रूरी नियमों से माप सकते हैं। पहला, एक कस्टमर को लाने में आपका कितना खर्चा हुआ, और दूसरा, वो कस्टमर अपनी पूरी लाइफ टाइम में आपको कितना वैल्यू या रेवेन्यू देगा। बस इन्हीं दोनों के बीच का रिश्ता सब कुछ तय करता है। तो इस इक्वेशन का जो पहला हिस्सा है वो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यानी LTV। अब ये सिर्फ एक सेल का नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक अंदाजा है कि एक अकेला कस्टमर अपने पूरे सब्सक्रिप्शन के दौरान आपको टोटल कितना रेवेन्यू दे सकता है। और इक्वेशन का दूसरा उतना ही जरूरी हिस्सा है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या CAC। ये वो सीधी सीधी लागत है जो मार्केटिंग और सेल्स पर खर्च होती है सिर्फ एक नए कस्टमर को लाने के लिए। और देखिए, एक कामयाब बिजनेस के लिए नियम बहुत सीधा है। आपका LTV हमेशा आपके CAC से कहीं ज्यादा होना चाहिए, तभी ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। तो ये LTV और CAC का खेल तो ठीक है, लेकिन एक चीज है जो इस पूरे इकोनॉमिक मॉडल के खिलाफ काम करती है, एक तरह का साइलेंट किलर। सोचिए, अगर आपका पूरा गेम ही लाइफ टाइम वैल्यू को बढ़ाने का है, तो सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? बिल्कुल, वो पल जब कस्टमर आपको छोड़कर जाने का फैसला करता है। और ये चार्ट इस खतरे के असर को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, जो ऊपर वाली लाइन है वो है आइडियल ग्रोथ, मतलब जब आप कोई कस्टमर नहीं खो रहे। लेकिन नीचे वाली लाइन देखिए, वो दिखाती है कि कैसे चर्न यानी कस्टमर्स का जाना आपकी ग्रोथ को धीमा कर देता है, और आखिर में आपकी कामयाबी पर एक तरह की छत, एक सीलिंग लगा देता है। तो असल में होता क्या है? ज्यादा चर्न का मतलब है कि कंपनी सिर्फ खोए हुए रेवेन्यू को वापस पाने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। इसे लीकी बकेट प्रॉब्लम भी कहते हैं। मतलब आप बाल्टी में पानी तो भर रहे हैं, लेकिन नीचे से वो लगातार बह रहा है। ऐसे में असली ग्रोथ तो नामुमकिन हो जाती है। तो ये जो इकोनॉमिक रियलिटी है, ये जो लीकी बकेट की प्रॉब्लम है, ये सीधे सीधे तय करती है कि SaaS प्रोडक्ट्स को टेक्निकली बनाया कैसे जाना चाहिए। एक टिपिकल SaaS एप्लीकेशन को आप लेयर्स में बना हुआ समझ सकते हैं। हर लेयर का अपना एक खास काम है। फ्रंट एंड जो हमें और आपको स्क्रीन पर दिखता है, बैक एंड जहां सारा बिजनेस लॉजिक चलता है, और डेटाबेस जहां सारा डेटा स्टोर होता है। अब SaaS बिजनेस मॉडल की जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी और लगातार अपडेट्स, ये सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी के चुनाव को गाइड करती हैं। यही वजह है कि फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क पॉपुलर हैं, क्योंकि वो दमदार यूजर इंटरफेस बनाने में मदद करते हैं। और बैक एंड में डेटा को संभालने के लिए PostgreSQL ऐसे डेटाबेस का इस्तेमाल होता है जो बड़े पैमाने पर डेटा को सेफ और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे बनाना है ये तो देख लिया, लेकिन अब एक आखिरी और बहुत ज़रूरी स्ट्रेटेजिक सवाल आता है कि ये सॉफ्टवेयर आखिर बनाना किसके लिए है। अब यहाँ पर कंपनियां एक स्ट्रेटेजिक दोराहे पर खड़ी होती हैं। क्या एक बड़ा जाल फेंका जाए या फिर एक नुकीले भाले से निशाना साधा जाए? SaaS कंपनियां आमतौर पर दो में से एक रास्ता चुनती हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल, जो कई अलग अलग इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विस देता है, और दूसरा है वर्टिकल, जो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री की खास ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर हम कुछ जाने पहचाने उदाहरण देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है।
हॉरिजॉन्टल में आते हैं स्लैक, जूम, सेल्सफोर्स। ये ऐसे टूल्स हैं जो लगभग हर बिजनेस इस्तेमाल करता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो। वहीं दूसरी तरफ वर्टिकल टूल्स एक खास तरह के बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बन जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए प्रोकॉर या रेस्टोरेंट्स के लिए टोस्ट। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि एक कामयाब SaaS कंपनी सिर्फ कोड का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी फाइनली ट्यून्ड सिस्टम है जहां 3 चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं: कस्टमर को मिलने वाली वैल्यू, बिजनेस के इकोनॉमिक मैट्रिक्स और स्केलेबल टेक्नोलॉजी। इन तीनों का सही अलाइनमेंट ही सक्सेस की कुंजी है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी, भविष्य की ओर देखने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जैसे जैसे AI हर इंडस्ट्री में और ज्यादा इंटीग्रेट होता जा रहा है, क्या सॉफ्टवेयर का भविष्य हॉरिजॉन्टल से हटकर पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगा? क्या हर इंडस्ट्री अपने लिए एक खास AI पावर्ड SaaS के रूप में फिर से बनेगी? ये वो सवाल है जो शायद टेक्नोलॉजी के अगले दौर को डिफाइन कर सकता है।